और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में आईईडी धमाका। आईईडी धमाके के बाद फायरिंग की भी खबर। कम से कम 10 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं और सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है। सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है। खबर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से है। अवंतीपुरा के लेतापुरा में आईईडी धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि आईईडी धमाके के बाद फायरिंग भी हुई है। कम से कम 10 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना भी बनाया गया और उसी के नतीजे में सीआरपीएफ के 10 एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज। सीआरपीएफ के 10 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की एक गाड़ी को निशाना बनाकर एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद वहां फायरिंग की भी खबर है। तो खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में आईईडी धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद फायरिंग की भी खबर है। बताया जा रहा है कम से कम सीआरपीएफ के 10 एहलकार इस धमाके में जख्मी हुए हैं क्योंकि ये सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया। सीआरपीएफ के 10 एहलकार इस धमाके में जख्मी बताए जा रहे हैं और साथ ही ये भी खबर है कि जो जोरदार धमाका हुआ उस धमाके के बाद फायरिंग भी हुई है। वहां पर दरअसल ये किस तरह का धमाका है, क्या वहां पर कोई एक मुनज़्ज़म जो है वो हमला है, क्या इस वक्त जानकारी है जो हमलावर है वो कौन है और कितनी तादाद में, इस बारे में भी जानकारी के लिए हम बात करेंगे आपके नुमाइंदे मनोज कॉल से। मनोज जी, ये किस तरह का धमाका बताया जा रहा है, क्या इस वक्त धमाके के बाद की सूरत हाल है? देखिए विशाल, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है और जो पिक्चर्स हमारे पास और वीडियोस हमारे पास आए हैं तो उससे ऐसा लगता है कि एक जोरदार आईईडी धमाका है और ये नेशनल हाईवे 44 पे हुआ है लेथपोरा के करीब। जब सीआरपीएफ की गाड़ी जो है उसको निशाना बनाया गया। जो पिक्चर्स हमें मिली है तो उससे साफ लगता है कि मिलिटेंट से वो बिल्कुल उस वक्त इस जगह के करीब रहे होंगे जैसे ही ये बारूद की सुरंग का धमाका किया गया। उसके बाद फायरिंग भी की गई है और हमारे पास जो इत्तलात है 10 से 15 जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं वो पूरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिसमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे एरिया को फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है और एम्बुलेंसेज हम आते जाते देख रहे हैं यहाँ पर और कोशिश ये की जा रही है कि जो जख्मी जवान है सीआरपीएफ के उनको जल्दी से जल्दी तिब्बी इमदाद मुहैया कराई जाए ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन मैं मिसाल आपको बता दूं कि एक ऐसी जगह पे धमाका हुआ है जहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त रहता है। सुबह जैसे ही इस हाईवे को खोल दिया जाता है सबसे पहले जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, कई बार हमने देखा सीआरपीएफ और कभी फौज की जो पार्टीज हैं वो इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करती हैं कि पता लगाती है कि अगर जहां इस एरिया में कहीं पर कोई भी धमाका खैज अशया किसी ने वहां पर प्लांट की हो तो उसको डिफ्यूज किया जाए। लेकिन आज जिस तरह का ये धमाका हुआ है ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस से, उन एजेंसी से जो नेशनल हाईवे है उसकी सिक्योरिटी तैनात। जी मनोज, जिस जगह पे धमाका हुआ है वहां से आसपास शहरी आबादी कितनी दूर है, क्या आम शहरियों को भी इससे कोई नुकसान पहुंचा है? देखिए ये नेशनल हाईवे है और हाईवे के दोनों तरफ जो है शहरी आबादी है, लेकिन जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, जो शिद्दत इस ब्लास्ट की वो काफी रही है। श्रीनगर और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी लोग इस धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दी है। तो इसका मतलब है काफी पावरफुल आईईडी है। हालांकि किसी भी शहरी को इससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया है सीआरपीएफ की, जैसे मैंने कहा कि 10 से 15 लोग जो हैं सीआरपीएफ के जो एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी इमदाद मुहैया कराया जाए। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात है विशाल, कई जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं वो बहुत ही शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं। इसलिए ये जो हादसा हुआ है, जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें
जो है ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब्स जिसको बताया जा सकता है। और खासतौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से इस एरिया में खासतौर पे जो नेशनल हाईवे है जिस पर सिविलियन भी चलती हैं, सिविल गाड़ियां भी चलती हैं, वहाँ इस तरह के जो नुकसान हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जिस तरह ये ब्लास्ट आज हुआ है और ऐसा लग रहा है, हमने माजी में भी देखा है, हालांकि काफी तब हुए हैं आईडी ब्लास्ट जो पिछले 3-4 साल से जब मिलिटेंसी एक बार फिर बढ़ गई है, आईडी ब्लास्ट कम होते हैं, लेकिन ये जो ब्लास्ट है ऐसा लगता है कि माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के जो ब्लास्ट हैं वो रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किए जाते हैं। ये जो वहाँ पर धमाका खैज अशिया वहाँ रखी गई होगी, उसके बाद जैसे ही सीआरपीएफ की ये गाड़ी वहाँ पहुंची उसको उड़ा दिया गया और साथ ही फायरिंग की गई है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है काफी नुकसान जो है सीआरपीएफ को हुआ होगा। मनोज, एक सवाल यहाँ पर है, ये जो 10 से 15 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनमें से कई की हालत जो है काफी नाजुक बनी हुई है, तो जहां वो अभी इस वक्त अस्पताल में दाखिल किए गए हैं, कहाँ क्या उन्हें पूरी तरह से वहां पर मेडिकल सपोर्ट मिल पा रहा है या फिर ये कि उन्हें कहीं और रेफर भी किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो कोशिश है जहाँ इंतजामिया की वो यही है कि जितने भी जख्मी एहलकार हैं सीआरपीएफ के उनको जल्दी से जल्दी नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए और जिनकी हालत ज्यादा खराब है, जिनकी हालत शदीद है और उन जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। और फिलहाल पूरा जो एरिया है, जैसे मैंने कहा, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सबसे पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की है वो ये है कि जो इस धमाके में जख्मी हुए हैं सीआरपीएफ के एहलकार उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं नेशनल हाईवे 44 यानी 44 पर यह मामला हुआ है, तो क्या इस वक्त नेशनल हाईवे पर वहां पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी रोक दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल, फिलहाल ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है उसको रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दो मसले दरपेश है। एक तो ये कि जो सिक्योरिटी के फोर्सेस के जो एहलकार जख्मी हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और दूसरी बात ये कि जो पूरा एरिया है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के अकॉर्डिंग किया, अब ये पहले पता लगाया जाएगा, पूरे एरिया को और सैनिटाइज किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं और कोई जो डिवाइस है कोई या कोई और बारूदी मवाद जो है वो कहीं पर छुपाया ना गया हो, ताकि जब तक ये पूरी तरह से वाज़ेह नहीं होता, जब तक ये साफ नहीं होता कि इस पूरे एरिया में अब किसी तरह का कोई धमाका खैज मादा नहीं है या कोई मिलिटेंट मौजूद नहीं है, उसके बाद ही ट्रैफिक को जो है चलने की इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह का जबरदस्त धमाका आप बता रहे हैं मनोज, जाहिर है दो चीजें यहाँ पर हैं। सबसे पहले आप खुद ही कह रहे हैं कि एक तो ये कि उनको मेडिकल एड मुहैया कराना और साथ ही साथ ये कि जो इसके पीछे जो हाथ रहे होंगे, जो मिलिटेंट्स रहे होंगे, क्या उनकी सर्च ऑपरेशन, कौमी ऑपरेशन भी बढ़ा दी गई है? क्या कहीं से ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें ट्रेस कर लिया गया है, वो किस इलाके में है या अभी सर्च ऑपरेशन होना है? देखिए, जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, जैसे ही ये खबर आ गई उसके बाद कह रहा था कि पूरे एरिया को जो है कॉर्डन किया गया है। उसमें एक तो ये है कि पहले जो सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए और साथ ही जो प्रायोरिटी यहाँ पर है, जैसे कह रहा था कि जो पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है तो दो तरह का, एक ये कि जिन मिलिटेंट्स ने ये कार्रवाई अंजाम दी है उनको दर पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, और दूसरा ये कि पूरे एरिया में ये पता लगाया जाए कि अगर कहीं पर और कोई और डिवाइस हो या धमाका खैज अशिया अगर कहीं पर मौजूद है तो उसे नाकारा बनाया जाए। मिसाल हमने माजी में भी कई बार देखा है कि अगर कहीं पे ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जब सिक्योरिटी का जमावड़ा हो जाता है तो उसके बाद कुछ कई एक दफा हमने ये देखा कि फिर ब्लास्ट हो जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी फोर्स को और नुकसान हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए फिलहाल एक तो मिलिटेंट्स की तलाश की जा रही है और साथ ही इस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा और उससे पहले जो सीआरपीएफ के एहलकार इस धमाके में जो जख्मी हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जी मनोज, एक और सवाल यहाँ पर ये बन रहा है, चूंकि जाहिर है इसमें सिक्योरिटी लैप्स की बात सामने आ रही है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो क्या ऐसे मामलों में जब कभी कुछ ऐसी चूक की बात सामने आती है तो उसमें किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है मनोज? हाँ, देखिए साहब, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, जैसे मैं कह रहा था कि नेशनल हाईवे है मुल्क को जोड़ती है रियासत के साथ, तो जहाँ हमेशा सिक्योरिटी का पहरा रहता है, चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर फौज हो। जैसे मैं पहले भी मिसाल आपको बता रहा था कि जब ये इस हाईवे पे सुबह ट्रैफिक रिज्यूम होता है तो उस वक्त भी सीआरपीएफ और आर्मी की जो रोड ऑपरेटिंग पार्टीज होती हैं जिनके साथ स्निफर डॉग्स
मौजूद रहते हैं, वो इस पूरे हाईवे को सैनिटाइज करते हैं, खासतौर पे उन एरियाज में जहाँ पर मिलिटेंसी का जो एक्टिविटीज है मिलिटेंट्स की वो बढ़ी हुई है। ये जो एरिया है विशाल साउथ कश्मीर का इलाका है जहाँ पर मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जरूर एक सवाल सामने आता है कि अगर इस तरह का बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो जाहिर है कहीं ना कहीं चाहे वो इंटेलिजेंस की ग्रुप मानिए या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज की जो एरिया डोमिनेशन करते हैं या जो एरिया को सैनिटाइज करते हैं उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। जी विशाल। जी मनोज, जाहिर है एक बहुत जो यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हो या कोई भी दूसरी ऐसी वजह हो जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा ये धमाका करने में ये कामयाब हो गए हैं। आमतौर से ऐसे हमलों के बाद किसी न किसी सोर्स से कुछ ये बातें भी आती हैं कि कौन है इसके पीछे या कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है, क्या ऐसी कोई खबर आई है? जी विशाल, अभी तक कोई भी मिलिटेंट तंजीम ने इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि आमतौर पर हमने देखा हुआ कि जैसे ही कभी इस तरह का हमला होता है तो तुरंत जो है मिलिटेंट तंजीमें उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि आखिर किस तंजीम ने किस मिलिटेंट आउटफिट ने ये धमाका किया है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि वो ये पता लगाया जाए कि आखिर किस तंजीम ने जो वारदात अंजाम दी है, और ताकि उनकी जो धरपकड़ है वो आसान हो जाए। तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी मैं ये बात हो रहा हूँ इस साल आपके साथ कि पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उसके बाद जो आगे की जो तहकीकात है इस पूरे मामले की वो की जाएगी। मनोज, आपने बताया कि जिस जगह पे धमाका हुआ है उस नेशनल हाईवे के दोनों जानिब शहरी आबादी भी है, ऐसे में जो वहां आसपास आबादी है, जो आम शहरी हैं, उनका किस तरह से रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? क्या वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे में मदद कर पाते हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को और मोहतात होना होता है? नहीं देखिए विशाल, वहाँ जैसा जब भी इस तरह का धमाका होता है कि आज हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ब्लास्ट हो जाता तो चारों तरफ अफरा-तफरी फैल जाती है। जो सिविलियन आबादी है वो कोशिश करते हैं कि वो जो है सेफर प्लेसेस की तरफ चली जाए, और यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिला कि जो आसपास के इलाके की दुकानें वगैरह थी, जैसी भी धमाके की आवाज आई उसके बाद जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने शटर्स डाउन किए और वो जो है सेफर प्लेसेस की तरफ भाग रहे थे, बिल्कुल जहाँ पर आज जैसे देखने को मिला है। और सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे मैंने कहा कि उन्हें पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और फिलहाल जो है एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जी सर। जी मनोज, बहुत अहम सवाल ये है कि सीआरपीएफ के ये जो 10 से 15 एहलकार हैं बहुत जख्मी है और इनमें कई की हालत नाजुक भी है। कुछ अंदाजा लग पाया है मनोज कि ये सीआरपीएफ की टीम जो है वो मतलब किस तरफ जा रही थी और उनका मिशन क्या था, और साथ ही साथ ये कि कुल कितने एहलकार इस वैन में शामिल थे? देखिए फिलहाल जो एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं जो सीआरपीएफ के पीआरओ हैं और पुलिस के जो जहाँ स्पोर्ट्समैन हैं उनसे कोशिश की जा रही है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले तो जैसे मैंने कहा कि पहले प्रायोरिटी जो उनकी है वो ये है कि जो इसमें जख्मी हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। लेकिन चूंकि ये बात बड़ी थी तो ऐसा लगता है कि 30 से 40 जवान जो हैं इसमें सवार हो सकते हैं जो बस में रहे होंगे, और साथ ही जो ये बस है ये लगता है कि ये श्रीनगर से साउथ कश्मीर की तरफ जा रही है। एग्जैक्ट अभी ये मालूम नहीं हो पाया है कि ये कहाँ किस तरफ जा रही थी, लेकिन अभी जो है अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि श्रीनगर से साउथ कश्मीर की तरफ जा रही है। वो जैसे ही लतपोरा पहुंची तो वहां पर जो आईईडी प्लांट की गई थी मिलिटेंट्स की तरफ से वो जोरदार धमाके से फट गई, और जिसकी वजह से 10 से 15 जो लोग हैं सीआरपीएफ के एहलकार हैं, कम से कम 10 से 15 लोग वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए, और आगे भी आपसे मजीद हम इनपुट लेंगे। एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में ये धमाका हुआ है। अवंतीपुरा के लेतापुरा में आईईडी धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद फायरिंग की भी खबर है। कम से कम अब जो तादाद अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि 10 से 15 सीआरपीएफ के एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं, उनमें से कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सबसे पहला यहाँ पे जो एक चैलेंज है वो ये है कि कैसे इन्हें फुल मेडिकल सपोर्ट दिया जाए। उन्हें मेडिकल एड दी जा रही है, लेकिन इस वक्त जो उस वैन था उस वैन में कुल कितने सीआरपीएफ के एहलकार सवार थे इसका एग्जैक्ट अभी फिगर या नंबर नहीं पता चल पाया है। बताया जा रहा है करीब 30 से 40 थे,
और आमतौर से ऐसे धमाके के बाद फिर से कोई सीरीज धमाका भी हो जाता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और साथ ही सर्च ऑपरेशन में जारी है कि कहीं और ऐसी कोई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो प्लांट ना की गई हों। हम इस खबर पे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।